साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो वही हुआ जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। शिवसेना के सांसद संजय राउत को फाइनली ईडी की कस्टडी से तो मुक्ति मिल गई, मगर अब कोर्ट ने संजय राउत को ऑर्थर रोड जेल में ले जाने का हुक्म सुना दिया। जी हां, पहले अनिल देशमुख, फिर नवाब मलिक और अब संजय राउत को भी कोर्ट ने ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट करने का फरमान सुना दिया है और कोर्ट के आदेश के बाद राउत को ऑर्थर रोड जेल की सेल में भेजा भी जा चुका है। अब समझ लीजिए कि अभी जो राउत जेल में गए हैं तो बाहर निकलने के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं और जेल में कब तक रहना पड़ेगा ये भी तय नहीं है, क्योंकि साल भर से अनिल देशमुख और 6 महीने से नवाब मलिक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। अब कोर्ट में ऐसा नहीं है कि राउत के वकीलों ने हथियार फेंक दिए। राउत के वकीलों ने खूब दलीलें दी, बहानेबाजी भी बनाई, मगर कोर्ट ने राउत के वकीलों की एक नहीं सुनी और संजय राउत को ऑर्थर रोड जेल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। वहीं राउत भी खाने, बिस्तर और बीमारी को लेकर कोर्ट में खूब गिड़गिड़ाए, मगर कोर्ट ने किसी की नहीं सुनी। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में? कोर्ट रूम का पूरा तमाशा आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत को सोमवार यानी कि 8 अगस्त को बड़ा झटका लगा। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब संजय राउत 22 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे। संजय राउत अभी तक ईडी की कस्टडी में थे। 4 अगस्त को जब संजय राउत को कोर्ट में पेश किया गया था तो तब विशेष अदालत ने ईडी की कस्टडी को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया था और अब 8 अगस्त को पेशी के बाद कोर्ट ने संजय राउत को 22 अगस्त तक जेल में रहने का फरमान सुनाया है। अब जेल नाम ही ऐसा है कि किसी की भी हालत खराब हो जाए और ऐसा ही संजय राउत के साथ भी हुआ। जैसे ही कोर्ट ने अपना आदेश पढ़कर सुनाया तो संजय राउत पहले तो बुरी तरह झल्ला उठे और फिर कोर्ट में ही कहने लगे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के चलते गिरफ्तार किया गया है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, मगर जाँच तो होने दीजिए, जाँच एजेंसियाँ इसीलिए तो है। अब संजय राउत को समझ में आ गया कि कोर्ट में झल्लाने का या गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद संजय राउत ने तुरंत अपना पासा पलटा और कोर्ट में अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कुछ सुविधाएं देने की गुजारिश कर डाली। संजय राउत के वकील ने कोर्ट के सामने राउत की कुछ मेडिकल पेपर्स दिए और कहा कि संजय राउत को हार्ट की परेशानी है, वो बाहर का या जेल का खाना नहीं खा पाएंगे। तो इस पर कोर्ट ने कहा ठीक है, स्वास्थ्य को देखते हुए हम 22 अगस्त तक के लिए घर के खाने की इजाजत देने को तैयार हैं। तो इसके बाद वकील ने तुरंत घर से दवाई दिलाने की गुजारिश भी कोर्ट में कर दी। तो इसको भी कोर्ट ने मान लिया और कहा कि ठीक है, घर से दवाई भी भेजी जा सकती है। अब 2 डिमांड मान लेने के बाद राउत के वकीलों ने तीसरी बार एक और फरमाइश कोर्ट के सामने रख दी और कोर्ट से कहा कि संजय राउत जमीन में नहीं सो पाएंगे, उन्हें घर से बिस्तर देने की भी इजाजत दी जाए। अब कोर्ट में मौजूद पीठ वकील की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहा कि देखिए, खाना और दवाइयाँ जरूरी होते हैं, इसीलिए हम परमिशन दे रहे हैं, मगर बिस्तर से हार्ट की बीमारी का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि आप एक बार जेल के स्टाफ से गुजारिश कर सकते हैं और अगर जेल का स्टाफ परमिशन देता है तो कोर्ट को कोई ऐतराज नहीं है। अब संजय राउत के वकीलों को अच्छी तरह पता है कि किसी भी जेल के जेलर कोर्ट के आदेश के बिना किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं देते। इसीलिए राउत के वकील ने एक बार फिर से कोर्ट में कहा कि संजय राउत पिछले 8 दिनों से ना तो ठीक से खा पाए हैं और ना ही सो पा रहे हैं और अगर उनकी नींद पूरी नहीं होगी तो उनकी बीमारी बढ़ सकती है। घर का बिस्तर मिलेगा तो वो ठीक से सो पाएंगे। तो इस पर कोर्ट ने झल्लाते हुए कहा, बिस्तर के बारे में हम परमिशन नहीं दे सकते, पहले भी बोला है और दोबारा से कह रहे हैं कि बेड की इजाजत कोर्ट नहीं दे सकता। आप जाकर रहिए तो सही, अगर नींद नहीं आएगी तो फिर आगे देखा जाएगा। आप अभी से कैसे तय कर सकते हैं कि उन्हें जेल में नींद नहीं आएगी? अब कोर्ट का रुख देखकर संजय राउत और उनके वकील समझ गए कि अब कोर्ट में किसी भी तरह की गुजारिश करने का या दलील देने का कोई फायदा नहीं है। कोर्ट का आदेश मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा। अब कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए ऑर्थर रोड जेल के स्टाफ को संजय राउत को सुपुर्द कर दिया। हालांकि इतना सब होने पर भी संजय राउत का रौब जरा भी कम नहीं लगा और कोर्ट से निकलने के बाद राउत मीडिया के सामने दोनों हाथ उठाते हुए निकले
और संजय राउत का रिएक्शन देखकर ऐसा लगा कि जैसे राउत जेल नहीं जा रहे बल्कि कोई जंग जीत कर आए हैं। तो फिलहाल तो खबर यही है कि संजय राउत को 22 अगस्त तक ऑर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा, जहां खाना और दवाई घर से भेजने की परमिशन है। और अब 22 अगस्त को आगे का फ्यूचर कोर्ट में ही तय होगा। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत के साथ क्या सही हो रहा है? संजय राउत का जेल जाना उनकी सजा की शुरुआत मान ली जाए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पैसों का हर हिसाब डायरी में नोट करते हैं और शायद यही आदत संजय राउत की भी रही हो। सूत्रों की माने तो संजय राउत भी हर मोटे लेन देन का हिसाब लिखित में रखा करते थे। वो सालों से एक डायरी में अपने फाइनेंशियल हिसाब को लिखते आए हैं और ईडी को अब उस डायरी की तलाश है। अब जब ईडी ने संजय राउत के घर छापेमारी की थी तो उस वक्त टीम ने काफी कोशिश की थी कि वो उस डायरी तक पहुंच जाए, मगर टीम को वो डायरी नहीं मिली। अब तक ईडी की टीम ने संजय राउत से उस डायरी का जिक्र भी नहीं किया, मगर जब 6 अगस्त को वर्षा राउत ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंची तो ईडी ने अपने सवालों की लिस्ट में उस डायरी का सवाल भी पूछ डाला, जिसको सुनकर वर्षा राउत की तबीयत बिगड़ गई। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी की टीम ने वर्षा राउत से करीब 25 सवाल किए थे, जिसके लिए तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ चली। सामने आया है कि वर्षा ने ईडी के हर सवाल का जवाब भी दिया और वर्षा से 10 घंटे की ये पूछताछ 5 घंटे में ही खत्म हो जाती, क्योंकि वर्षा ने बिना वक्त गवाए सवालों के जवाब दिए थे, ऐसा सूत्रों का कहना है। मगर मीडिया में आ रही खबरों की माने तो ईडी का 19वां सवाल वर्षा राउत को परेशान कर गया और उसके बाद तो काफी देर तक पूछताछ को बीच में ही रोकना पड़ गया। तो सामने आया है कि ईडी ने वर्षा से पूछा कि हमें वो डायरी चाहिए जिसमें संजय राउत ने पैसों के लेन देन को लिखित में रखा है। अब वर्षा राउत को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि ईडी की टीम को उस डायरी के बारे में पता है, क्योंकि उस डायरी के बारे में सिर्फ संजय राउत और वर्षा राउत ही जानते हैं और किसी को उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता था। मगर ईडी के मुंह से डायरी का जिक्र सुनते ही वर्षा राउत घबरा गई और वर्षा का बीपी भी लो हो गया। सूत्रों की माने तो वर्षा राउत की हालत को देखते हुए ईडी की टीम ने तुरंत पूछताछ को बीच में ही रोक दिया और वर्षा को पानी पिलाया गया और कॉफी भी पिलाई गई। मगर इसके बाद भी वर्षा राउत की हालत स्थिर नहीं हुई और उनके हाथ पांव कांपने लगे। सूत्रों की माने तो करीब 3.5 घंटे तक वर्षा राउत की हालत खराब ही रही और इसके बाद ईडी की टीम ने वर्षा राउत को जाने के लिए कह दिया। मगर आगे देखिए क्या हुआ। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि वर्षा राउत जब ईडी दफ्तर से निकली तो उनकी हालत बेहद खराब थी और उसकी वजह अब सामने आ रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि जब वर्षा राउत अपने देवर सुनील राउत के साथ ईडी दफ्तर से अपने घर मैत्री पहुंची तो वहां वो 3 बार बेहोश हो गई। वो घर पहुंचकर नॉर्मल ही नहीं हो पाई बल्कि वर्षा की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद सुनील राउत ने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया। मैत्री के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो मेडिकल टीम की गाड़ी मैत्री के बाहर आकर रुकी थी, जिसमें 3 फीमेल और 1 मेल डॉक्टर को अंदर जाते मीडिया कर्मियों ने देखा था और ये मेडिकल टीम करीब 1 घंटे तक अंदर रुकी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वर्षा राउत के लिए ही ये मेडिकल टीम को बुलाया गया था। अभी तक खबरें हैं कि जब संजय राउत के भाई सुनील राउत से इस बारे में मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो सुनील राउत सवाल का जवाब देने के बजाय मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गए और कहने लगे कि अंदर सब ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर अंदर सब ठीक है तो मेडिकल टीम क्यों बुलाई गई और आखिर उस डायरी में ऐसे कौन से राज हैं जिसके बाहर आने का डर वर्षा राउत को इतना ज्यादा परेशान कर गया? क्या पात्रा चौल घोटाले के अलावा कुछ और भी आपराधिक लेन देन किया गया है? आखिर क्यों वर्षा राउत डायरी के नाम से ही इतना ज्यादा परेशान हो गई? आपको क्या लगता है आखिर क्या है उस डायरी में? क्या कुछ और भी भयानक खुलासे उस डायरी के जरिए हो सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।